नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के मुद्दे पर लेकर कांग्रेस का एक्शन। संसद से विजय चौक तक मार्च निकालेगी विपक्षी सांसद। बस थोड़ी देर में ये सांसदों का मार्च निकलने वाला है। बता दें, विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त साझा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन होने वाला है। ये मार्च शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, ये मार्च निकाला जाएगा विजय चौक से। संसद से विजय चौक तक विपक्षी सांसद का मार्च शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी दे रही तस्वीरें सीधे वहीं से साझा करें किस तरीके से विजय चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष जो है मार्च शुरू कर रहा है और ये मार्च शुरू हो चुका है। बता दें कि संसद से विजय चौक तक ये मार्च होना है। इस बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तमाम पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली जो है विजय चौक छावनी में तब्दील कर दी गई है। तो ये तस्वीरें सीधे आपके साथ विजय चौक से साझा कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के भारी इंतजाम है। और इसी के साथ बता दें कि राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष की पार्टियां जो है संसद तक मार्च निकालने वाली है। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के छावनी में तब्दील हो गया है विजय चौक। और यहाँ पे तमाम पुलिस बल मौजूद है और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल आपको मौजूद दिख रही होंगी। सीआरपीएफ के जवान और बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पे खड़े हो गए हैं। यानी कि किस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी दल जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। तो संसद से अब लड़ाई जो है सड़क पे आ गई है और संसद से जो है विजय चौक तक मार्च निकाला जाएगा, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। अब विपक्षी पार्टी जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, मार्च निकाल रही है। बता दें, संसद से लेके विजय चौक तक ये मार्च निकाला जा रहा है। और इसी बीच ये तस्वीरें वहीं से सामने आई है जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपके साथ साझा करें। विजय चौक की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का अब एक्शन नजर आ रहा है। मोर्चा खोल दिया है तमाम दलों ने और इसी संदर्भ में जो है ये मार्च निकल रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, संसद से लेके विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध की तैयारी जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पुलिस बल वहां पे तैनात है और विजय चौक को संसद भवन के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। ये तस्वीरें बैरिकेडिंग वहीं से सामने आ रही है। तस्वीरें वहीं से साझा कर रहे हैं आपके साथ किस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच विजय चौक की भी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे थे कि वहां से तो इस बीच तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिनकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दिनकर, अभी वहां की क्या स्थिति है? मार्च निकल चुका है, कितने आगे बढ़े हैं तमाम विपक्षी दल? जी स्वीटी, दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि आज विपक्षी दलों ने एक साथ संसद से विजय चौक तक का मार्च निकालने का ऐलान किया था, जो कि मार्च जारी है। विपक्ष के सांसद धीरे धीरे विजय चौक की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको बता दें, इसको नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। सबसे आगे की लाइन में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी सभी दलों के नेता एक साथ है, एक्सेप्ट जेडीयू, जो कि बहुत बड़ी खबर है साथ में, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और वहां पे कांग्रेस, आरजेडी, नीतीश कुमार मिलकर साथ में सरकार चला रहे हैं। लेकिन जेडीयू का इस मार्च से अलग होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार आहे बगाहे हर मंच से ये कह रहे थे कि हमें कांग्रेस का इंतजार है, कांग्रेस साथ आती है तो हम देश में नरेंद्र मोदी को 100 सीटों से नीचे पे रोक देंगे। लेकिन वहीं एक बार फिर से जेडीयू इससे अलग हो चुकी है। श्रुति जी, तो ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल कर दिया इस मार्च के जरिए। जी स्वीटी, आपको बता दें कि जितने भी दल हैं सभी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से परेशान है। दरअसल उनकी शिकायत यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, यानी बीजेपी की सरकार, लगातार अपने निजी
फायदों के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो तेलंगाना से टीआरएस के नेता केसीआर हो या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो। सभी दलों का यही मानना है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी राहुल गांधी के साथ जो अभी हुआ उसको लेकर और सजग हो गया। अभी अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सोचना होगा कि कैसे हम हटाएं। यही अखिलेश यादव आज से 4 दिनों पहले जब ये कोलकाता में थे, सब अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे, तो इन्होंने गाहे बगाहे यह बयान दिया था कि एक गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दल बनेगा। लेकिन राहुल के इस सजा के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होती दिख रही है, जो कि सत्ता पक्ष के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वीटी जी देखिए, और खबर ये भी निकल के सामने आ रही है दिनकर की इस मार्च के बाद शाम को 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। उनका तमाम विपक्षी दलों के नेता जो है इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जी, शाम 5 बजे कांग्रेस की पीसीसी एआईसीसी चीफ की मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस की दरअसल योजना है कि सोमवार को कांग्रेस पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन करेगी राहुल गांधी के सजा को लेकर। यानी आप देखिए कि जब सदन चले तो भी राहुल बनाम मोदी, राहुल बनाम बीजेपी, या फिर सदन के बाहर सड़कों पर देखिए तो राहुल बनाम मोदी। यानी 24 का एक तरीके से कांग्रेस नैरेटिव भी सेट करी, और दूसरी तरफ जो विपक्ष पे जो पुलिसिया कार्रवाई कह ले, ईडी की कार्रवाई कर ले, उसको लेकर विपक्ष एकजुट होते दिख रहा है, जो कि सत्ता पक्ष के लिए अच्छे संकेत साबित नहीं हो रहे। शाम को बैठक है, बैठक में उसी व्यापक आंदोलन, व्यापक प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे सोमवार को प्रदर्शन किया जाए देश भर में। छुट्टी खबर तो ये भी निकल के सामने आई है दिनकर की इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या जानकारी है इस पर? जी, आज 14 दलों के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। दरअसल सारे लोग परेशान हैं, उनको यही दिख रहा है कि किसी तरीके से सरकार को हटाया जाए। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसके लिए वो स्पीकर से बात कर रहे हैं, इसके लिए वो राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। आज एक बार फिर से चाहे वो टीएमसी हो, जेडीयू हो, सपा हो, डीएमके हो, सारे दल यानी कि 14 दलों ने एक साथ मिलकर चिट्ठी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है इस पे कृपया दखल दे, इस पे आप ध्यान दें। दूसरी तरफ एक चीज गौर करने की बात यह भी होगी कि विपक्ष एक तरफ से एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी विपक्ष में सहमति नहीं बनी है किसी एक खास चेहरे को लेकर या फिर किसी खास रणनीति को लेकर कि 24 में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। सारे विपक्ष एक साथ आते हैं, कुछ मुद्दे पे साथ आ रहे हैं, यानी अडानी का मुद्दा हो, जेपीसी की मांग हो, विपक्ष एक साथ आता है। लेकिन गाहे बगाहे 24 का जिक्र हो तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दल बनाना है, विपक्ष की ये बात होती है। तो कहीं ना कहीं संकेत हैं, लेकिन अभी इस पे काफी काम करने की जरूरत होगी विपक्ष को। जी बिल्कुल, लगातार विपक्षी पार्टियों को जिस तरीके से मीटिंग हो रहा है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई है, तो लगता है अब सत्ता पक्ष के लिए ये मुश्किल भरी दिन जो है वो साबित हो सकती है। जी, लेकिन कांग्रेस को भी ध्यान देने की बात यह होगी कि कल राहुल गांधी पर जो फैसला आया है उसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल की सदस्यता रहेगी या नहीं। अब इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान कहा कि हम ऊपरी अदालत में कूच करेंगे, वहां पर जाएंगे, अदालत से दरख्वास्त करेंगे, अपनी पिटीशन दायर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब कोई भी एमपी या एमएलए पे सजा सुनाई जाती है तो उसको तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन इसके पीछे भी कई क्लॉज है। अब उसमें मानहानि का मामला नहीं है। अब ये जो कानूनी दाव पेच है ये कांग्रेस किस तरीके से लड़ती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि 2013 में जो ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने सदन में फाड़ा था, अगर वो ऑर्डिनेंस आज होता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। उस ऑर्डिनेंस की वजह से कांग्रेस की सरकार जाने की भी एक अहम भूमिका मानी जाती है कि अगर राहुल गांधी ने जो सदन में ऑर्डिनेंस फाड़ा उसकी वजह से कांग्रेस की और बेइज्जती हुई थी कि एक कैसे सांसद प्रधानमंत्री का दिया हुआ ऑर्डिनेंस को फाड़ सकता है। अगर वो ऑर्डिनेंस होता, उस ऑर्डिनेंस में जिक्र था कि किसी भी एमपी या एमएलए पे अगर सजा भी होती है तो तत्काल कार्रवाई न की जाए, यानी राहुल गांधी पे सजा सुनाई गई भी थी तो तत्काल कार्रवाई नहीं होती। स्वीटी जी बिल्कुल, तो लगातार विपक्षी पार्टी जो है हंगामा करे बैठी है और मोर्चा खोल दी है सत्ता पक्ष की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी पर मानहानि केस में आए फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई नेताओं को सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है। इरफान सोलंकी, आजम खान को झूठे मामले में फंसाया गया, ऐसे ही मामलों में अब्दुल्ला आजम को भी फंसाया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि बाहर से अधिकारियों को लाकर विपक्ष के नेताओं पर फर्जी केस लगाए जाते हैं। सबको सोचना होगा कि कैसे भाजपा सरकार को हटाया जाए। 2024 में इस सरकार को जनता हटा देगी। पूर्व सीएम ने
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में ही कानून लाया गया था, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। कांग्रेस को सोचना होगा इस सरकार को कैसे हटाना है। ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ, और कांग्रेस के पार्टी के नेता को सोचना चाहिए कानून कभी उन्हीं के जमाने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है, लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे विपक्षी पार्टियों? ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है, तो ये जानबूझ करके बीजेपी। तो सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पे सीएम ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित और खेल प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया, उसके साथ संबोधन भी किया। न केवल उत्तराखंड के बल्कि देश का नाम भी रोशन करने का काम किया जा रहा है। मैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश का हर युवा खेल जगत में कुछ कर गुजरने को तैयार बैठा है, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके अंदर अपार उत्साह है। जिस प्रकार से हमारा हिमालय है उससे भी अधिक ऊंचा और सागर से भी अधिक गहरा उनके अंदर धैर्य है। उनको आज किसी भी मैदान में भेज दिया जाए, किसी भी देश दुनिया के किसी देश में भेज दिया जाए, हर जगह पर वो भारत माता का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी हमारा राज्य अग्रणी बने, और इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमने नई खेल नीति बनाई है, नई खेल नीति हम लाए हैं, और इस खेल नीति में हमने अनेकों प्रावधान किए हैं। जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि जो आज हमारे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं, लाइफ गाइड अचीवमेंट से सम्मानित हैं, उन्होंने और उनके अभिभावकों ने, उनके प्रशिक्षकों ने अनेकों परेशानियों का सामना किया होगा, अनेकों संघर्ष उन्होंने किए होंगे। कितनी कठिनाइयों से मैंने स्वयं देखा है। धीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, उनकी श्रीमती जी बैठी हैं, और अनेकों बार मैंने देखा है पांडे जी बैठे हैं, इनको है तमाम जगह पर मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। इन्होंने अपना, मैं कहूँ कि अपने सारे कामों में कटौती करके, न खाकर भी, न सोकर भी, न पहनकर भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों जतन किए हैं। तब जाकर इनको ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तब जाकर ये मेडल मिले हैं, तब जाकर ये पुरस्कार मिले हैं, तब जाकर ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है। और अब इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। हम इनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, अब तो हम ही सम्मानित हो रहे हैं। और जब शुरुआती दिन होते हैं, शुरुआती दिनों में कितना संघर्ष करना पड़ता है हम लोग जानते हैं। इसलिए रेखा जी ने कहा कि अब जो नई खेल नीति हम लेकर आए हैं वो धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है, धीरे धीरे वो कार्य रूप ले रही है। उसमें ऐसे खिलाड़ी, ऐसे हमारे भाई बहन जो किसी गरीब परिवार के हैं, जिनके यहाँ साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यता है, क्षमता है, तो उनका आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने ये सब प्रावधान अब कर दिए हैं उनके खेलने के लिए, उनके जाने के लिए, उनके आने के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने किया है। और जब शुरुआती दिन होते हैं, फिर से एक बार वही कह रहा हूं, अब तो कितनी संस्थाएं आ रही होंगी, कितनी संस्थाएं आ जाती हैं जब पुरस्कार मिल जाता है। तो आप लोग भी सोचते होंगे, टाइम देने में भी सोचते होंगे कई बार, किसको टाइम दें, किसको न दें। ऐसे ही होता है ना। नहीं, कई शहरों में आप जाते हैं, कहते हैं अब यहाँ टाइम चाहिए, यहाँ टाइम चाहिए, कि हम भी सम्मानित करना चाहते हैं, हम भी सम्मानित करना चाहते हैं। क्यों भी भाई ऐसे ही होता है? दीपांकर जी बताओ। सेल्फी के लिए भी लोग लाइन लगाते हैं। ये तब होता है जब पुरस्कार मिल जाता है।
ये हो जाता है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन शुरुआती दिन बड़े कठिन होते हैं। ये सब सोचकर हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि सरकार में जो भी नीति लाई जाए, जो भी काम लाया जाए, वो धरातल पर उतरे, यानी कि उससे सीधे सीधे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिले, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ने में सहायता मिले। चाहे खेल नीति लाए हों, चाहे आज हम रोजगार की नीति लाए हों, चाहे हम पर्यटन की नीति लाए हैं, चाहे ऊर्जा की नीति लाए हैं, अनेकों जो भी हम नीतियां लाए हैं उसको हम लोगों ने एकदम जहां लक्ष्य निर्धारित इस पर किए हैं, उसका आउटपुट तय किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है, अकाउंटेबिलिटी तय की है, और धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने खेल दिवस 2022 के अवसर पर ये मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना भी प्रारंभ की थी, जिसके बारे में 8 से 14 वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, और इसके अंतर्गत 150 बालक और 150 बालिका हैं। प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को आज खेल छात्रवृत्ति मिल रही है। इसके साथ साथ हमने सरकारी नौकरियों में भी खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। काफी समय से रुका हुआ था। इसके पीछे भी हेतु है कि हमारे सभी खिलाड़ी आगे आए, जहां वो खेल के मैदान पर संपूर्ण अपना लगाने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए उनके लिए, उनके आगे के जीवन के लिए यह व्यवस्था हमने की है कि लंबे समय से जो खेल कोटा रुका हुआ था, उस खेल कोटे को फिर से हम शुरू करेंगे, फिर से उसको लागू करेंगे। मुझे यह भी बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोगों ने खेल विभाग की जहां समीक्षा करी, कुछ सूक्ष्म समीक्षा करी, और उस समीक्षा में ये तय किया, और कल मैंने 1 साल सरकार का आप सबके आशीर्वाद से जो पूरा हुआ है, उसमें घोषणा की कि हल्द्वानी का जो गोलापार का हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना हुआ स्टेडियम है, वो स्टेडियम सामान्य स्थितियों में बहुत ज़्यादा उपयोग में भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए उसी के आसपास उसको संबद्ध करते हुए वहाँ पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को तमाम प्रकार से उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके विभिन्न संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये खेल विश्वविद्यालय हमारा बहुत कारगर होगा। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ कहा तो हम उसको धरातल पर नहीं उतारते। ये हमारी पूरी घोषणाएं नहीं होती हैं। हम जो कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। हाँ, कई बार बोलने में हो सकता है कंजूसी हो जाए, लेकिन काम करने में कभी कंजूसी नहीं होती है। ठीक है ना मेगी भाई? क्योंकि हमने तय किया है कि बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक कि काम धरातल पर नहीं होगा, और काम धरातल पर होगा तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, फिर मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि काम धरातल पर बोलेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत और दुनिया को दिशा देने वाला भारत, इसका निर्माण हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम आगे न बढ़ रहे हैं। आज खेलों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। दुनिया में आज कहीं कोई खेल का मैदान है, भारत का तिरंगा शाम से वहां लहराता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं, क्योंकि उसमें मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक प्रश्न भी है हम लोगों के लिए कि क्या भारत के अंदर कभी प्रतिभाओं की कमी रही है? कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। भारत हमेशा से प्रतिभा संपन्न राष्ट्र रहा है, लेकिन जो खिलाड़ियों के चयन के तरीके थे, जिस प्रकार का उसमें
नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो चयन की प्रक्रिया है एकदम पारदर्शी हो गई, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उसी को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाता है। प्रधानमंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है। भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया प्रशिक्षण देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ी जब सोना या चांदी के मेडलों से हम सबको गौरवान्वित करते हैं, तो वो केवल उनका ही गौरव नहीं बढ़ता, उनके परिवार का ही गौरव नहीं बढ़ता है, उनके परिवार का ही मान सम्मान नहीं बढ़ता है, बल्कि संपूर्ण देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। मुझे अपने खिलाड़ी भाइयों से एक ही बात कहनी है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करें। राज्य की सरकार आपके साथ है, हम जो संभव हो सकता है वो करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब कोई खिलाड़ी भाई बहन किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे भाई, हमारे बहन वो आगे बढ़ते हैं, खेल में पदक जीतते हैं, तो वो तब केवल एक परिवार के बेटे नहीं रह जाते, तब वो एक पिता का बेटा नहीं, एक माँ का बेटा नहीं, एक बहन का भाई नहीं, बल्कि उसके साथ जहाँ उसके आसपास के रहने वालों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, प्रदेश के लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। सारा राष्ट्र उनके पीछे होता है और दुआ करता है। वो खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब आप खेलने जाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आप उस समय अकेले हैं। उस समय आप अकेले खेल जरूर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी दुआएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जो है आपकी ताकत कहीं कम नहीं होने वाली है जब आप ये समझेंगे कि हमारी पीठ पर 140 करोड़ लोगों का हाथ है। 140 करोड़ लोग हमको दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये सोच कर आप आगे काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हर सफलता आपको मिलेगी। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ें और संकल्पित होकर जी जान से, संकल्प में कोई विकल्प न आते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में हमको सफलता मिलेगी। केंद्र की सहयोग से आज हमारे युवा खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी राज्य की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आज यदि भारत अगर युवा देश है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप जैसे युवाओं को जाता है, आप जैसे खिलाड़ियों को जाता है। और उत्तराखंड को भी आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमको जहां खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में काम करना है, दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जब हम हर फील्ड में आगे आएंगे तो तय मानिए कि कोई शक्ति हमको जो तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है उसको बनने से नहीं रोक सकती। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सम्मिलित हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक
तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, उस अवसर पर उन्होंने बोला कि हमारा राज्य जो है नंबर 1 बनाने के लिए इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। और जैसा रेखा जी कह रही थी, हम सबको बार बार मिलने का अवसर प्रदान करेंगे कि बार बार आप लोग खेलों के क्षेत्र में पुरस्कार जीतकर आए और बार बार इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित हो। हम उत्तराखंड के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः मैं एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। तो कार्यक्रम के अगले क्षणों में प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री लक्ष्य सेन, वर्ष 2019-20। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप, उत्तराखंड के सीएम को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से उन्होंने जो खिलाड़ी है उनको सम्मानित करते हुए तमाम संबोधन दिया अपना, और कहा है कि सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश में भी हमारे खिलाड़ी इस तरीके से आगे बढ़े, इसकी कामना करता हूं। और लगातार उत्तराखंड यही चाहता है कि किस तरीके से खेल में जो है तमाम लोग आगे बढ़े, और इसी संदर्भ में जो है ये संबोधन उन्होंने दिया था। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।